नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान जो कि सीईटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो अंतिम केवल आज के लिए इसमें से 101% प्रश्न आपके मिलने की पूरी संभावना साथियों। और प्रश्न मिलेंगे क्योंकि प्रश्न जो हर बार पूछे जा रहे हैं उन्हीं के आधार पर हमने प्रश्नों को तैयार किया है साथियों। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं साथियों। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर एक परत चढ़ाई जाती है जिसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है, सफ़ेद रंग का होता है। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा पदार्थ बनता है? साथियों, जस्ते की बात नहीं है। जहाँ पे भी धातु यानी मेटल प्लस अगर अम्ल होगा एसिड तो वहाँ पे हमेशा हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन। तो इसमें हाइड्रोजन कहाँ है? H2। तो ये सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? दहन का अर्थ होता है जलना। जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो इसके अंतर्गत तो साथियों पानी का उबलना ये नहीं है, तो मोम का पिघलना भी नहीं है। ठीक है साथियों, ये दोनों तो है ना भौतिक परिवर्तन है और ये रासायनिक परिवर्तन है, पेट्रोल का जलना। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? यानी कि ये डिकम्पोज्ड होती है साथियों, सड़ती है, गलती है, तो उसमें से ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा जिसमें भी निकलती है उसको कहते हैं ऊष्मा का छोड़ना, यानी कि ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। कौन सी है? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। ऊष्मा शोषी का अर्थ होता है जो अभिक्रियाएं संपन्न होने के लिए ऊष्मा लेती है वो ऊष्मा शोषी होती है, और जो ऊष्मा छोड़ती है वो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। जैसे कि हम बात करें तो पाचन एक प्रकार की ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, क्योंकि खाना खाने के बाद में हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, तो पाचन के दौरान ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो वो हो जाएगा ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेड नाइट्राइड को गर्म करने से प्राप्त होता है? तो एक तो प्राप्त होता है साथियों N2O, एक होता है ऑक्सीजन। लेड नाइट्राइड का सूत्र होता है Pb, सूत्र होता है साथियों PbNO3, ऐसा होता है। तो इसमें से क्या होगा कि एक तो बनेगा ऑक्सीजन और एक बनेगा N2O, यानी कि ऑक्सीजन और N2O किस में है? तो इसमें है। निम्न में से कौन सा सही है साथियों? इनमें ये सोडियम कार्बोनेट के सूत्र दिए गए जिसको धोने का सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? धोने का सोडा। तो धोने का जो सोडा होता है साथियों उसके अंतर्गत जो जल के अणु हैं वो 10 होते हैं। अब 10 जल के अणु किस में है? तो वही हो जाएगा Na2CO3 10H2O, बी आंसर हो जाएगा। एक होता है बेकिंग सोडा साथियों। बेकिंग सोडे का सूत्र होता है NaHCO3, इसको खाने का सोडा कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसे कहते हैं। निम्नलिखित में से अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया है साथियों। अपघटन का अर्थ होता है टूटना। जब एक पदार्थ दो में टूटता है तो कहाँ पे एक दो में टूट रहा है? आप देख लीजिए, ये रहा है पोटेशियम क्लोरेट। ये जो पोटेशियम क्लोरेट है सी आंसर है साथियों, क्योंकि यहाँ पे एक पदार्थ दो में बदल रहा है यहाँ पे, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अपघटन का अर्थ होता है टूटना। जब एक यानी कि AB है किस में टूट जाता है? A+B में। किस में टूट जाता है? A+B में। इसको कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। फिर आगे देखिए साथियों, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम यानी 2Al और एल्यूमिनियम यानी कि Al2O3 प्लस 2Fe की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है साथियों? तो साथियों इसके अंतर्गत आप देखिए, ये जो अभिक्रिया है ये केवल एक विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है ये? विस्थापन अभिक्रिया है। कैसे है? जो आयरन है उसकी जगह कौन चला गया? एल्यूमिनियम। कौन चला गया? एल्यूमिनियम। और किसको विस्थापित किया है? आयरन को विस्थापित किया है साथियों। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अभिक्रिया जो अभी 4 और 5 तारीख को CET के पेपर हुए थे उसमें हूबहू ऐसी कैसे पूछी गई है। तो विस्थापन अभिक्रिया साथियों डी आंसर हो जाएगा। द्विस्थापन अभिक्रिया भी
ऐसी होती है साथियों, उसमें डबल डिस्प्लेस यानी कि दो पदार्थ एक दूसरे को हटाते हैं। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होगा? साथियों अभी बताया था, लोह चूर्ण धातु है, धातु पर अम्ल डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा। दूसरा है श्वसन। अगला देखिए, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो साथियों श्वसन है वो एक प्रकार की अपचयन अभिक्रिया है। कैसी है? अपचयन अभिक्रिया है। साथियों देखिए, अपचयन के अंतर्गत जो एक तो होता है उपचयन, एक होता है अपचयन। अपचयन का अर्थ होता है कि रिडक्शन और उपचयन का अर्थ होता है ऑक्सीकरण और रिडक्शन। इस प्रकार की दो अभिक्रियाएं जिनको अपचयन और उपचयन के नाम से जाना जाता है। इसमें देखिए साथियों, ये है CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है साथियों? तो ये जो अभिक्रिया है साथियों, इसके अंतर्गत देखिए ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन। अपचयन में ऑक्सीजन निकलता है, उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता है। तो श्वसन में आपको पता है कि साथियों श्वसन में ऑक्सीजन हम अंदर ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। अगला देखिए, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण क्या होगा साथियों? उदासीनीकरण इसके अंतर्गत क्या होता है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से विद्युत संयोजी यौगिक बनते हैं। कौन से बनते हैं साथियों? विद्युत संयोजी यौगिक बनते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? हमें नीचे दी गई अभिक्रिया साथियों, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन तो जुड़ रहा है, तो किसके साथ जुड़ रहा है? कॉपर के साथ। तो कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है साथियों? ऑक्सीकरण हो रहा है। अगला देखिए, निम्नलिखित समीकरण में देखिए साथियों, दो ए और बी मिलकर ए बी बनाता है, तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन। संयोग का अर्थ होता है जुड़ना। जब दो पदार्थ जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं, वो संयोजन अभिक्रिया होती है। निम्नलिखित में से कौन द्विस्थापन अभिक्रिया है? द्विस्थापन में साथियों इसमें ऐसा होता है कि ए और बी प्लस सी और डी, इसमें क्या होता है कि जो बी है वो सी से जुड़ जाता है और ए डी से जुड़ जाता है। इस प्रकार से ये होता है द्विस्थापन अभिक्रिया। अब आप ही देख लीजिए साथियों, ऐसा किस में हो रहा है? देखिए यहाँ पे सिल्वर है, सिल्वर के साथ कौन जुड़ गया है? क्लोरीन। और सोडियम के साथ कौन जुड़ गया है? नाइट्रेट। तो ये हो गया द्विस्थापन अभिक्रिया। अगला, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? साथियों ये हूबहू प्रश्न पूछा गया था, अभी ऊपर वाला द्विस्थापन और ये विस्थापन की कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है या कौन सी द्विस्थापन अभिक्रिया है? तो इसके अंदर देखिए साथियों, इसमें विस्थापन अभिक्रिया में आप देख लीजिए सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो आयरन है वो किसको विस्थापित कर रहा है? कॉपर को। किसको कर रहा है? कॉपर को विस्थापित कर रहा है, इसलिए ये विस्थापित अभिक्रिया हो जाएगी। अवक्षेपण अभिक्रिया में किस प्रकार का लवण बनता है? तो अविलेय लवण बनता है। अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है साथियों, इसके अंदर कोई पदार्थ होता है तो वो पहले पानी में घुला रहता है, लेकिन कुछ समय बाद में, या किसी पदार्थ में घुला रहता है, कुछ समय बाद में नीचे पेंदे में बैठ जाता है और वो अविलेयशील पदार्थ बनाता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं और ये अविलेय होता है। निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, इसके अंतर्गत अपघटन का अर्थ होता है टूटना। देखिए साथियों, ए प्लस बी में बदल रहा है क्या? कहाँ पे? देखिए साथियों, ये रहा पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में बदल रहा है। क्या पूछा? नहीं है साथियों,
इसके अंदर सॉरी ये इसमें नहीं पूछा है। तो देखिए साथियों, ये A+B में बदल रहा है, ये A+B में बदल रहा है। भोजन का पाचन में भी क्या होता है, जो ग्लूकोज आता है C6H12O6 ये बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है। तो इसमें भी A और B बन रहा है। तो इसमें से हो जाएगा साथियों ये रहा, ये सी आंसर हो जाएगा। ये अपघटन अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि इसमें A और B जुड़कर ये तो एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया हो रही है। निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया में देखिए साथियों, इसके अंतर्गत क्या होता है कि रेडॉक्स में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना दोनों एक साथ होता है, या ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है उसके अंतर्गत, तो उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखिए साथियों, एक में ऑक्सीजन निकल रहा है, ये देखिए इसमें ऑक्सीजन तो निकल रहा है, ऑक्सीजन का निकलना, फिर इसके बाद में हाइड्रोजन का जुड़ना या ऋणायन का जुड़ना। तो इसमें ऋणायन कैल्शियम वो जुड़ रहा है और इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया सी। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें हमेशा कौन सा धातु होता है? साथियों, अमलगम होता है पारे से मिलकर बनता है, और पारा मात्र एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में मौजूद है। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है? तो ऑक्सीजन से सहयोग कौन नहीं करता है साथियों? ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है तो सोना। साथियों, गोल्ड देखो, तांबा करता है, जिंक करता है, पोटेशियम करता है, लेकिन जो गोल्ड है वो नहीं करता। अगर गोल्ड ऑक्सीजन से सहयोग करता तो लोग गोल्ड पहनना छोड़ देते, क्योंकि सोना पहनते वो ऑक्सीजन से क्रिया करके खराब हो जाता, तो लोग पहनते ही क्यों है? कौन विद्युत का सुचालक है? साथियों, सबसे अच्छा सुचालक होता है चांदी, लेकिन Ag अर्जेंटम ये नाम देकर देखिए साथियों, कॉपर है, ये चांदी है, ये एल्यूमिनियम है, ये लोहा है, तो सबसे अच्छा होता है चांदी। लेकिन चांदी महंगी होने के कारण उसको काम में नहीं लिया जाता। उसके बाद में होता है कॉपर। कॉपर सस्ता होता है, सुलभ होता है, आसानी से मिल जाता है। हमारे राजस्थान में बात करें तो खेतड़ी, सिंगाना, इनके अंदर कॉपर मिलता है, तो इसलिए सस्ता होता है, तो उसको ही काम में लिया जाता है। बॉक्साइट किसका एस का है साथियों? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एस का। एल्यूमिनियम कहाँ पे है? डी में। निम्नांकित में से कौन उपधातु है? साथियों देखो, लोहा धातु है, कॉपर धातु है, निकिल धातु है। जो एंटीमनी है Sb, ये क्या है? उपधातु है। क्या है ये? उपधातु है। Sb एंटीमनी। शुद्ध सोना कितने कैरेट होता है? तो 24 कैरेट होता है। कितने कैरेट होता है साथियों? 24 कैरेट होता है। पीतल क्या है? तो पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल साथियों कॉपर प्लस, ये होता है कॉपर प्लस, इसके अंदर हम बात करें कॉपर प्लस पीतल, तो ये हो जाएगा कॉपर प्लस जिंक। क्या हो जाएगा साथियों? कॉपर प्लस जिंक पीतल होता है। और कांसा होता है कॉपर प्लस टिन। क्या होता है? कॉपर प्लस टिन, यानी Sn, ये कॉपर प्लस टिन होता है। चाकू से काटे जाने वाला धातु, तो चाकू से काटे जाने वाले धातु सोडियम है, पोटेशियम है और लिथियम है। तो इसमें से देखो, कैल्शियम नहीं है, कॉपर नहीं है, आयरन नहीं है, ये लिथियम आ जाएगा। तीन ही धातुएं हैं, कौन कौन सी है? एक तो है पोटेशियम, एक है सोडियम और एक है लिथियम Li। ये तीनों ही धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक साथियों देखिए, ये सहसंयोजक यौगिक है, ये सहसंयोजक यौगिक है, ये भी आयनिक नहीं है, तो ये है आयनिक यौगिक। यानी कि कैल्शियम प्लस और ये क्लोरीन माइनस, इनको कहते हैं आयन। जब मिलकर यौगिक बनाते हैं उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। ये धनायन है, ये ऋणायन है, दोनों मिलकर यौगिक बनाते हैं, इसे आयनिक यौगिक कहते हैं। सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन अधातु है? देखिए साथियों, लोहा धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, और Au का अर्थ होता है सोना, ओरम, तो ये गोल्ड है, ये भी धातु है। कार्बन क्या है? एक अधातु है, तो बी आंसर हो जाएगा। अब देखिए, धातु और अधातु के कुछ प्रश्न जो हर बार पूछे जा रहे हैं साथियों। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर धातु, तो जो हाइड्रोजन के ऊपर धातु है वो क्या है कि अम्लों से अभिक्रिया करके क्या करती है? आयन बनाती है, या अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस।
धातुएं सारी अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। अधिकतर धातुएं उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण परमाणु होते हैं तो धनायन कौन से बनते हैं? धनायन बनते हैं। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं साथियों? धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। जैसे कार्बन है तो अगर कार्बन का ऑक्साइड बनेगा, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय पदार्थ है। इसीलिए तो जो सोडा होता है, मान लीजिए कि हमें एसिडिटी हो जाती है तो एसिडिटी होने पर हम क्या लेते हैं? इनो लेते हैं। और इनो में क्या होता है? क्षारीय पदार्थ होता है, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। उसमें वो क्षार होता है जो कि अम्ल से अभिक्रिया करके उदासीनीकरण का कार्य करता है। तो इसमें धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने की विधि क्या कहलाती है? चुंबकीय पृथक्करण। यानी कि मान लीजिए जो लोहे पदार्थ है उनको अलग करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण काम में लिया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किसके द्वारा? तो जाग पल्लवन विधि। फैन यानी फैन होता है जाग, तो जाग पल्लवन विधि द्वारा किया जाता है साथियों। निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है? तो कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है? मैग्नीशियम। यानी कि मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम बनाकर बनाता है मैग्नीशियम, इसीलिए ये एक एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। साथियों हम बात करें पीतल की, तो पीतल किसका है? कॉपर का है। कांसा भी किसका है? कॉपर का मिश्र धातु है। कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कॉपर पाइराइट से। किससे किया जाता है? कॉपर पाइराइट से किया जाता है। किसी अधातु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, साथियों इसको छोड़ दीजिए, ये इसमें मिसप्रिंट है साथियों। फिर अगला देखिए, साधारण गंधक का आणविक सूत्र किस रूप में होता है? यानी कि जो साधारण गंधक है वो साथियों S8 की फॉर्म में होता है। किस में होता है? S8 में। ये साधारण गंधक का आणविक सूत्र है साथियों। फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या है? तो P4 है। कौन सा है? P4 है। डी आंसर हो जाएगा। सोना निम्नलिखित में से किस द्रव्य में घुल जाता है? साथियों एक्वारेजिया में घुल जाता है 1:3 में, और इसमें होता है 1 अनुपात तो होता है HNO3 और 3 अनुपात होता है HCl। इसको कहते हैं एक्वारेजिया। क्या कहते हैं साथियों? एक्वारेजिया। इसको याद रखने के लिए साथियों HNO3 यानी कि जो 3 है उसमें तो 1 अनुपात रहेगा और जो 1 है उसमें 3 अनुपात रहेगा। इसे कहते हैं अम्लराज। क्या कहते हैं साथियों? इसे अम्लराज भी कहते हैं या एक्वारेजिया कहते हैं। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव है? तो ब्रोमीन। साथियों अधातु पूछा है, अगर धातु पूछते तो पारा हो जाता, अधातु पूछा इसलिए ब्रोमीन हो जाएगा। ये तो तीनों ही क्या है? धातुएं हैं। पारा है, तांबा है, एल्यूमिनियम धातुएं। अधातु पूछा है तो ब्रोमीन है। सीसा प्लस टिन, इससे क्या बनता है साथियों? सीसा प्लस टिन से सोल्डर बनते हैं। क्या बनता है? सोल्डर मिश्र धातु बनता है। निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो इनमें से सबसे अधिक क्रियाशील हो जाएगा साथियों कॉपर। कौन सा हो जाएगा? कॉपर। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील पदार्थ है? तो अति ज्वलनशील पदार्थ है साथियों इसमें श्वेत फास्फोरस। कौन सा है? श्वेत फास्फोरस। विद्युत अपघटनी परिष्करणी में शुद्ध धातु बनाया जाता है, तो जो शुद्ध धातु होता है वो होता है साथियों एनोड पर। किस पर होता है? एनोड पर। अशुद्ध धातु पूछा साथियों। अशुद्ध होता है, अशुद्ध को कहते हैं पंख। क्या कहते हैं? पंख। और एनोड पंख या तो एनोड पे होगा साथियों। किस पे होगा? एनोड पे। और शुद्ध धातु होती है कैथोड पर। क्या होती है? किस पर होती है? कैथोड पर होती है। अशुद्ध एनोड पर ही होगी, जिसे एनोड पंख कहते हैं। पंख का अर्थ होता है कीचड़। जो गंदी धातु होगी वो एनोड पर जाएगी, यानी कि जो अशुद्धियाँ होगी वो एनोड पर जाएगी। वल्कीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो इसमें मिलाया जाता है साथियों अष्टफलकी गंधक। क्या मिलाया जाता है? अष्टफलकी गंधक। 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 2 किलोमीटर लंबा। कितना? 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। कमरे के ताप पर मरकरी
धातु किस अवस्था में पाई जाती है, तो ये पिघली हुई होती है और पिघली हुई वस्तु को क्या कहते हैं, द्रव। व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमीनियम धातु का निष्कर्षण किस से किया जाता है, तो इसका किया जाता है साथियों व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमीनियम का बॉक्साइट से। किससे किया जाता है, बॉक्साइट। लोहे के निष्कर्षण में चूने का पत्थर कैल्शियम सिलिकेट के साथ एक यौगिक बनाता है जिसे क्या कहते हैं, उसे धातुमल कहते हैं। किसी तत्व के गुणधर्म दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण हो, जब किसी पदार्थ दो या दो से अधिक मिलता है उसे कहते हैं अपरूपता। अपर रूपता क्या कहते हैं, अपर रूपता। जैसे कि कार्बन की अपर रूपता होती है हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, ये इसे कहते हैं अपर रूपता। धातुओं की प्रकृति होती है, तो धातुओं की प्रकृति साथियों विद्युत धनात्मक होती है। कैसी होती है, विद्युत धनात्मक होती है। अधिकतर धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनती है। लोहा प्लस इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है साथियों, सबसे पहले यही आया था। किसकी परत चढ़ाई जाती है, जिंक की। इसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं साथियों, इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। फिर अगला देखिए, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, तो साथियों ये बनता है जिप्सम को। जिप्सम को गर्म करने से क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि मकानों पर पुट्टी के रूप में काम लिया जाता है। फिर इसके बाद में देखिए अभिक्रियाशीलता का क्रम। साथियों अभिक्रियाशीलता का क्रम होता है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। तो ये हो जाएगा सी आंसर। एक्वारेजिया रॉयल जल बनाया जाता है साथियों। देखिए इसमें पहले पूछा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, और फिर अनुपात पूछा है नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो साथियों 3 में तो 1 होगा और 1 में 3 होगा, तो 3:1 किस में आ रहा है, 3:1 इसमें आ रहा है सी में। अगला देखिए, अपने शुद्ध रूप में धातु होती है तो चमकदार होती है। जैसे कि सोना, शुद्ध सोना, बिस्किट होते हैं, कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं, सोने के जो बिस्किट होते हैं। धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो उसे खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं साथियों, पतले तार के, उसे कहते हैं तन्यता। क्या कहते हैं, तन्यता, यानी तानना, किसी भी तानना यानी खींचना, उसे तन्यता कहते हैं। फिर अगला है, धातुओं को पीट कर चद्दर बनाया जा सकता है, यह कहलाता है पीटना यानी आघात करना, चोट मारना, यह आघात वर्धन्यता कहलाता है। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है, यानी कि धातुओं में एक गुण पाया जाता है आवाज़ उत्पन्न करना, उसे कहते हैं ध्वनिक या सोनोरस। कभी आपने देखा होगा कि जो बर्तन है वो नीचे गिर जाता है तो कितनी आवाज़ उत्पन्न करता है, जैसे कि स्कूल की घंटी है टन टन की आवाज़ करती है, तो वो सोनोरस के कारण ही करती है। लेकिन अगर उसकी जगह आप लकड़ी को पीटोगे तो वह उतनी आवाज़ ध्वनि उत्पन्न नहीं करेगी, क्योंकि उनमें सोनोरस नहीं होता है। अगला देखिए, सबसे अधिक तन्य धातु, तो सबसे अधिक तन्य धातु है सोना, क्योंकि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अगला, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला है, तो वो है आयोडीन। कौन सा है, आयोडीन चमकीली अधातु होती है। अगला देखिए साथियों, सबसे कठोर प्राकृतिक अवस्था में पाया जाने वाला पदार्थ, यानी प्राकृतिक पदार्थ है वो हीरा है। सबसे कठोर होता है साथियों हीरा। अगला देखिए, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं, एल्यूमिनियम की मोटी परत बनेगी साथियों, इसे कहते हैं एनोडीकरण। क्या कहेंगे, एनोडीकरण। तो साथियों आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि CET एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।